पूज्य वीरांगना अवंतीबाई जोशी को नमन करता हूँ। पूज्य महात्मा ज्योतिबा फुले, पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर और आज बहुत ही गर्व करने लायक विषय है। हमारे बीच में डॉक्टर महेश नरवरिया जी, उनकी माता श्री पूज्य मुन्नी देवी जी, जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनकी स्मृति में, पुण्य स्मृति में उन्होंने स्वास्थ्य शिविर का जो आयोजन किया है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। ये छोटा मोटा कार्य नहीं है। इस तरह के कार्य अगर समाज में प्रचलित हो जाएं, उस समाज की प्रगति का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है कि हम उनकी पुण्य स्मृति में शिविर कर रहे हैं, स्वास्थ्य शिविर। अभी 4-5 दिन बाद एक बड़े फंक्शन होने जा रहे हैं। किसी ने अपनी दादी की स्मृति में कम से कम 50,000 लोगों का भंडारा कर रहे हैं, लेकिन भंडारे को खा करके चले जाएंगे और उसमें मिर्ची कम होगी, नमक ज़्यादा होगा, कह देंगे अरे यार इसमें तो नमक ही ज़्यादा था, 50,000 का ऐसी की तैसी करके चले गए, कहीं चले गए। ये जो जीवन का सबसे हम लोग कहते हैं और प्रचलन में पहला सुख निरोगी काया, निरोगी काया यानी स्वस्थ शरीर पहला सुख होता है। और ये डॉक्टर जितने भी यहाँ आए हैं, ये कोई फालतू नहीं घूमते, ये अपना कीमती और मूल्यवान समय छोड़ करके यहाँ आए हैं और सेवा में लगे हैं। हो सकता है उन्होंने इतनी गर्मी पहली बार देखी, महसूस की हो, तो आपके लिए सेवा में जो डॉक्टर्स आए हैं आपके बीच में, मैं समझता हूँ महिला डॉक्टर भी हैं, उन्हें इस गर्मी में कितनी तकलीफ हो रही होगी। ये डॉक्टर महेश नरवरिया जी के ही प्रयास से आए हैं और इस गांव में इस कार्यक्रम को किया है। ये बड़े गर्व की बात है, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं। और इस कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों का जो मैं जिक्र करूंगा, इसमें मौजूद है हमारे बीच में माननीय हेमंत कटारे जी, जो पूर्व विधायक कटेर, माननीय सुशीला नरवरिया जी, जो हमारी कार्यकारी अध्यक्ष है जिला भिंड की। हमारे बीच में माननीय शोभराज सिंह नरवरिया जी, पूर्व जनपद अध्यक्ष भिंड, माननीय देवेंद्र नरवरिया जी, नगर परिषद उपाध्यक्ष मैगांव, माननीय मान सिंह कुशवाहा जी, जिला अध्यक्ष भिंड कांग्रेस, माननीय शोभन सिंह नरवरिया जी, माननीय अभिलाष सिंह नरवरिया जी, माननीय नरोत्तम सिंह नरवरिया जी, अध्यक्ष अवंतीबाई छात्रावास भिंड, माननीय अशोक सिंह जनपद अध्यक्ष मैगांव, माननीय महेश सिंह अध्यक्ष जी, रजपुरा धाम मंदिर। और हमारे बीच में जो मुख्य रूप से डॉक्टर उपस्थित है, उनका भी मैं नाम लेना चाहूँगा। डॉक्टर मुकेश सिंह नरवरिया जी, MS MCH बहुत बड़े डॉक्टर हैं, जो आपके गांव में पधारे हैं। डॉक्टर प्रदीप मिश्रा जी है, MD है। डॉक्टर विभा पाल जी है, नेत्र रोग विशेषज्ञ है। डॉक्टर सीमा माझी जी है, महिला प्रसूति रोग है। डॉक्टर सुनील गुप्ता जी है, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ।
और समस्त हमारे सभी यहाँ पर पार्षदगण भी हैं। इसके अलावा हमारे मंच पर जो अतिथि मौजूद है, माननीय विक्रम सिंह लोधी, आप पार्टी के प्रदेश महासचिव, माननीय डॉक्टर भगवान सिंह जी, माननीय रामशेष बघेल जी जो बघेल समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, माननीय रंजीत सिंह गुर्जर जी, माननीय प्रमोद चौधरी जी कचनाव से है, माननीय महेश यादव जी है, माननीय कमल प्रताप सिंह तोमर जी है, माननीय हसीन खान भारैया जी हैं, माननीय प्रमोद शुक्ला जी है, माननीय केदार कौशल जी है, माननीय किरण नरवरिया जी जनपद सदस्य हैं, माननीय चरण सिंह लोधी जी ग्रामीण उपाध्यक्ष कांग्रेस ग्वालियर, माननीय ब्रजेश सिंह कल्लू भारौली, माननीय सत्तू सिंह गुर्जर जी है, माननीय महेश्वरी जाटव जी है नगरपालिका अध्यक्ष गुरमी, माननीय अमित दांतरे जी है कांग्रेस नेता, माननीय शोभन सिंह नरवरिया जी है प्रदेश महामंत्री लोधी समाज, माननीय लालजी सिंह नरवरिया जी है, माननीय ओपीएस नरवरिया जी हैं, माननीय गरीब सिंह यादव जी हैं, माननीय अन्य सिंह शर्मा जी हैं, माननीय देवेंद्र निगम जी हैं, माननीय बाचाराम पवैया जी हैं, माननीय ओम प्रकाश बरैया जी हैं। इसके अतिरिक्त और भी हमारे नेता हैं, मंच पर है। मैं सभी को सम्मानित मंच कह करके सभी कार्यक्रम में मौजूद सम्मानित बुजुर्गों, भाई और बहनों, छोटे छोटे बच्चों, नौजवान साथियों, आज का जो कार्यक्रम है ये बहुत ही एक सराहनीय कार्यक्रम है, सराहनीय कदम है। और मैं समझता हूं कि उनकी जैसे चर्चा की गई डॉक्टर्स जो आज आए हैं, कोरोना काल में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मदद की लोगों की। कोरोना काल एक ऐसा काल था कि जिसको पता चल गया कि कोरोना है तो समझिए वो कैंसर जैसा उसके दिमाग में भय प्राप्त हो गया। किसी को डॉक्टर्स कह दें कि इनको कैंसर है, वो फिर वापस घर नहीं आ पाएगा। ऐसे ही कोरोना के संबंध में था। उस समय डॉक्टर्स लोग बहुत इलाज, किस तरह से इलाज कर रहे थे, अपने को मौत के गाल में डाल करके इलाज कर रहे थे, क्योंकि इलाज करने वाला बहुत सारे डॉक्टर उस समय मारे गए। और मैं कहना चाहूँगा कि इस मौके पर इस तरह का कदम उठाना और खास करके लोधी समाज में, नरवरिया समाज में तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जागरूकता एक बड़ी बात होती है। जागरूकता अगर हम लोगों में नहीं है तो हम लोगों का जीवन कोई मतलब नहीं। यहाँ हम लोग बैठे हैं, ये मुस्तरा गांव है। आज का मुस्तरा का ये क्षण है, ये इतिहास के रूप में याद किया जाए। और लोधी समाज सबसे ज़्यादा है कार्यक्रम में, बाकी समाज भी हैं। तो मैं एक लोधी समाज को उस दृष्टि से चर्चा करना चाहूँगा कि एक पिछड़ा वर्ग का हिस्सा है। और पिछड़ा वर्ग का मतलब है कि हम अपने जीवन में पिछड़ गए हैं। कहाँ पिछड़ गए हैं? हम लोग पिछड़ गए हैं शिक्षा में, हम लोग पिछड़ गए हैं नौकरियों में, हम लोग पिछड़ गए हैं राजनीति में, हम लोग पिछड़ गए हैं इंडस्ट्री में, हम लोग पिछड़ गए हैं इकोनॉमी टोटल। अब हम सारी चीजों में पिछड़ ही गए हैं, तो फिर हमारे पास आज है क्या? हमारे पास आज जमीन के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, किसी की कोशिश है कि कोई आपके गांव का बेटा डॉक्टर बन गया है, लेकिन ये डॉक्टर आपके हक के अनुसार नहीं बना। ये तो अपनी काबिलियत और संघर्ष के कारण डॉक्टर बनने का मौका मिला है।
अगर हक का अगर बात करें, हिस्से की बात करें, संविधान की बात करें, तो डॉक्टर महेश जैसे डॉक्टर आज आपके नरवरिया समाज में कम से कम 2000 डॉक्टर यहाँ होते हैं। अगर हक की बात करें तो सवाल ये नहीं है कि हम अकेले मेहनत करके बन के आ गए हैं। सवाल ये है कि अपने हक की बात आप कब करेंगे। जिस हक की बात अगर आपने नहीं की, जिस हिस्से की बात आपने नहीं की, जो आपका हक है देश के संविधान में, आपका हक है, उस हक की अगर बात नहीं करेंगे तो आपका जीवन आगे जीना मुश्किल पड़ जाएगा। मैं कोई अंतरात्मा और फलाना और फलाने का सहयोग आशीर्वाद से आप जिंदा रहेंगे, मैं इस विचार का आदमी नहीं हूं। मैं वैज्ञानिक आदमी हूं, विज्ञान को मानता हूं, और विज्ञान के अलावा कोई चर्चा आपसे कर रहा है तो वो आपके साथ धोखा कर रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रोटी खाने के लिए हम कमाते हैं कि नहीं कमाते, हल चलाते हैं कि नहीं, बताओ। हम काटने के लिए जाते हैं, फसल को दाने निकालते हैं, साफ करते हैं, आटा बनता है, तभी रोटी मिलती है कि नहीं। क्या हम कहें कि तुम बैठ जाओ जहां पूजा करो, अंतरात्मा से रोटी ऊपर से टपकती है क्या? नहीं, कभी नहीं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा इस मौके पर, अगर आपने हक की लड़ाई नहीं लड़ी तो ये जमीन आपको मालूम है कितने दिन के लिए बची है? जो आप जमीन पर हल चलाते हैं, ये कितने दिन के लिए है? आप चाहे तो लिख सकते हैं। जब देश आजाद हुआ था, अंग्रेजों से छीना था देश, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। अब देश के प्रधानमंत्री का नाम लेना तो राजनीति नहीं है, ये तो बोलना पड़ेगा कि नहीं। हम अपने देश का नाम बोलेंगे, इस देश का नाम क्या है? भारत। तो ये राजनीति मत मानिए इसको, ये भारत देश है हमारा, इसमें हम रहते हैं, ये हमारा परिचय है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री बने, सबसे पहले अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने, तो जब प्रधानमंत्री का चार्ज ले रहे थे, उस समय की चर्चा बता रहा हूं। इंग्लैंड का जो शासन था हमारे देश में, तो वो चार्ज दे रहे थे किसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू को, कि अब हम जा रहे हैं, अब पंडित जी आप संभालिए देश को। और पंडित जी देश को संभाल रहे थे, ठीक है। तो देश संभालते समय एक चक्कर चर्चा हुई, बड़ी चर्चा है, इसको ध्यान से सुनिए। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को चार्ज देता है तो जितनी चीजें छोड़ करके जाता है, सारी चीजों का लिख करके वहां ब्यौरा देता है। टूटी कुर्सी भी है, उसको भी लिख करके जाएगा कि मैं टूटी कुर्सी को छोड़ करके जा रहा हूं, ठीक। तो अंग्रेज क्या क्या छोड़ करके गए, मैं जिक्र कर रहा हूं। सुई से लेकर हवाई जहाज तक अंग्रेज छोड़ करके गए। सारी चीजों की चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि समय पहले ही खत्म हो चुका है जो दिया गया है। थोड़े से समय में ही अपनी खास चर्चा करूंगा। मैं आपसे ये चर्चा नहीं करूंगा कि सोना कितना छोड़ गए, लकड़ियां कितनी छोड़ गए और कितनी छोड़ गए, नहरें कितनी बना करके गए, रेलें कितनी बना के गए, समुद्र कितना छोड़ गए, नदियां कितने छोड़े, क्या चीज छोड़ी, मैं ये नहीं चर्चा करूंगा। मैं चर्चा करूंगा जमीन कितनी छोड़ करके गए थे, जो आपसे आज इसका ताल्लुक है। क्योंकि आपसे मैं कहने लगूं हीरे कितने छोड़ गए तो नरवरिया समाज के हीरो की दुकान तो है नहीं, तो ये भाषण मेरा बेकार जाएगा कि नहीं। नरवरिया समाज खेत जोतता है, नरवरिया समाज किसान है, नरवरिया समाज के सारे लोग उस पर निर्भर हैं। तो मुझे खेती की चर्चा करनी है, कितनी जमीन छोड़ करके गए थे। मैं अभी तो कॉमन चर्चा करूंगा, और नरवरिया समाज के कुछ जागरूक लोग अगर गंभीरता से आगे आ जाएं तो मैं नरवरिया समाज की अलग से भी बात कर सकता हूं। लेकिन अभी मैं कॉमन बात करूंगा, जनता, देश की जो जनता है उसके लिए कितनी जमीन छोड़ करके गए थे अंग्रेज। उस वक्त जमीन छोड़ करके गए थे। मेरे पास एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं है इस समय, मेरे पास न लैपटॉप है, मैं आपको एक बात कर रहा हूं, उसको आप समझते चलिए। एक आदमी के ऊपर उस समय जमीन जो छोड़ी थी, उस समय जनसंख्या थी, उसका अनुपात था जितनी जनसंख्या और जितनी जमीन थी, तो अगर बराबर हम बांट दें तो एक व्यक्ति के पास 400 बीघा जमीन। एवरेज का मतलब होता है
कि किसी पर 100 बीघा, किसी पर 500, किसी पर 200, किसी पर 100, किसी पर 1000 बीघा, किसी पर कुछ नहीं। एवरेज इसका निकालेंगे तो कितनी? 400। और इसमें सारे समाज है, इसमें अकेला नरवरिया समाज नहीं। लेकिन नरवरिया समाज की अकेली बात मैं बाद में करूंगा, फिर सबकी बात कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ कुछ और लोग भी। कितनी जमीन छोड़ करके गए? 400 बीघा। एक व्यक्ति के पास एवरेज 400 बीघा जमीन। और जनसंख्या का आजादी के बाद जो जनसंख्या का ग्रोथ है, वो कौन सी ग्रोथ है? जनसंख्या आजादी के बाद हर अगली पीढ़ी में 4 गुना बढ़ी। 4 गुना बढ़ने का मतलब है कि एक व्यक्ति के 4 बच्चे हुए, ठीक है? तो एवरेज 4, किसी के 2 बच्चे, किसी के 1 बच्चा, किसी के 6 बच्चे, किसी के 7 भी, किसी का कोई नहीं। तो एवरेज कितने? 4। अब उस जमीन में हम 4 बच्चे हैं, एक व्यक्ति के पास 400 बीघा जमीन है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, संविधान में लिखा है जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये लिखा है कि अगर नरवरिया समाज जाग जाए तो कलेक्टर को पकड़ करके ला सकता है, ये मेरा कलेक्टर है। नरवरिया समाज अगर जाग जाए थानेदारों का हाथ पकड़ करके ला सकता है, तहसीलदार बना सकता है, एसडीएम बना सकता है, कलेक्टर बना सकता है, कमिश्नर बना सकता है, डॉक्टर बना सकता है, इंजीनियर बना सकता है, और शिक्षक और डॉक्टर बना सकते हैं, पटवारी बना सकते हैं। ये उसमें कानून है। लेकिन क्या बात हुई? नरवरिया समाज को पूछा गया, और कुशवा समाज को, बघेल समाज को, गुर्जर समाज को, सबको पूछा गया, क्यों भाई डॉक्टर अंबेडकर ने तो संविधान में आपका हक लिख दिया है कि हक मांगने नहीं चलेंगे। बोले कौन से अंबेडकर? अरे वो संविधान लिख गए हैं। उस समय अंबेडकर का दुष्प्रचार किया गया था। अंबेडकर के बारे में क्या कहा था मालूम है आपको? कि डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लिखा गया कलेक्टर नरवरिया समाज अगर कलेक्टर बनेगा तो अछूत बन जाएगा वो। डॉक्टर अंबेडकर के कानून से नरवरिया समाज का लड़का कलेक्टर बनेगा तो अछूत बनेगा, और पंडित जी का लड़का कलेक्टर बन रहा था वो अछूत बन नहीं रहा था। समझेगा नहीं बात को? लेकिन दुष्प्रचार इतना किया गया कि नरवरिया समाज ने संविधान न पढ़ा, न संविधान की बात सुनी, न हक मांगने की कोशिश की। तो जब आप संविधान नहीं मानेंगे, हक नहीं मांगेंगे, कोई कानून नहीं समझेंगे, तो फिर कहाँ रहेगा आपका परिवार? जमीन में। जमीन में कितनी बीघा जमीन में? 400 बीघा में। 4 बच्चे हुए तो 4 बच्चों में 400 बीघा जमीन बटी, तो अगले बच्चे में कितनी बची? 100 बीघा बची। 100 बीघा वाले को भी ये कहा गया कि संविधान पढ़ो, कानून पढ़ो, हक समझो अपना। लेकिन नहीं, हम तो भाजपा जैसी पार्टी के लोग हैं, हमको तो ये सब कुछ ऊपर से मिल जाएगा, नीचे की जरूरत है ही नहीं। किसी ने नहीं कानून पढ़ा, किसी ने संविधान नहीं पढ़ा। तो मुझे बताइए 100 बीघा जमीन में फिर 4 बच्चे हुए तो 100 बीघा जमीन 4 जगह बटी तो कितनी रह गई? 25। नाती के पास कितनी? 25। और 25 बीघा बीज वाले को हमने समझाया, हम लोग कूद पड़े। कांसी राम जी के नेतृत्व में कूदे तो नहीं कूदे? हम लोग कूदे। हमने कहा दादा सुन लो, नरवरिया जी सुनो, कुशवा जी सुनो, बघेल समाज सुनो, यादव जी सुनो, गुर्जर जी सुनो। बोले नहीं सुनेंगे। तो मुझे बताइए, तो वो 25 बीघा वाले के भी 4 बच्चे हुए कि नहीं हुए? तो कितनी रह गई? हम चौथी पीढ़ी 6.5 रह गई। अब 6.5 बीघा वाला भी कोई पक्का नहीं है तो सुनाई ले। अभी बीजेपी कह रही है बस संविधान नहीं है, जला दे रहे तो ले रही हो, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जिसमें लिखा है नहीं आपका बच्चा कलेक्टर बनेगा, वो संविधान जल जाएगा तो कलेक्टर बन जाएगा क्या? तो वो जलाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपसे क्यों कहना चाहता हूं कि आज भी खैरियत है, अभी भी समझ लें, आज भी जाग जाए तो अपना हक मिल जाएगा। तो एक बच्चे पर 6 बीघा बचेगी तो रोजी रोटी कमा सकता है। लेकिन आज भी नहीं लग रहा है कि वो समझ ले। तो आज भी नहीं समझेगा तो हमारे 4 बच्चे खड़े हैं, उसमें हम बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे? बट रही है कि नहीं? तो ये 6 बीघा जमीन को अगर हम 4 जगह बांटेंगे तो अपने बच्चों में हम बांट रहे हैं, कितनी हो जाइए?
1.5 बीघा रह गई। 1.5 बीघा जमीन वाले के भी बच्चे ने जन्म ले लिया है, वो आज जन्म ले लिया है, कोई कल पैदा होगा, कोई आगे 3 साल बाद पैदा होगा, तो बताओ 15 साल बाद 16 साल बाद वो बच्चे बड़े हो रहे हैं कि नहीं। अब 1.5 बीघा को 15 साल बाद 4 जगह बांट के बताओ, अपना यहाँ का बीघा का बिस्वा कितना है 20, तो 1.5 बीघा में 30 बिस्वा हो गया, और 30 बिस्वा को 4 जगह बांटो, कितनी बचेगी 7.5 बिस्वा। आज से 15-16 साल बाद ये जमीन आपके पास 7.5 बिस्वा बचेगी। 7.5 बिस्वा जमीन में गेहूं की फसल बो दो, उसमें गेहूं पैदा करो। और फूल सिंह बरैया कहता है कि तुम मत पढ़ो संविधान को, मत हिस्सा मांगो, मत अपने हक की लड़ाई लड़ो, मत लड़ो, लेकिन ये 7 बिस्वा जमीन में 7.5 बिस्वा जमीन में गेहूं की फसल बो देना और जड़ खा जाना, पत्ते खा जाना, बाल खा जाना, अगर आपका परिवार पेट भर ले तो फूल सिंह बरैया का नाम बदल देना। हो गया नहीं हो गया, डूब गई। अब बताओ जी कैसे बचे। अब मुझे बताओ कि आप 15 साल बाद कैसे रोटी खाएंगे। तो एक बोला हमसे बीजेपी का था, तुम्हारी नहीं मानेंगे, हम तो भीख मांग लेंगे। तो हमने कहा भैया तुम भीख मांग लोगे, ये तो कहने में बात अलग है, गुजरती है तब अलग है, कहनी बात अलग होती है, कह दिया। लेकिन जैसे जी मुस्तरा, उदाहरण का मुस्तरी का उदाहरण दे नहीं, मुस्तरा के बगल में बड़ा गांव कौन सा है, बघौरा, ठीक है, बघौरा ठीक है। अब मुस्तरा का भाई कह रहा है हम तो भीख मांग लेंगे, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, ठीक है। उधर बघौरा का भी कह रहा है तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, भीख मांग ले। जमीन तो पूरी इंडिया की घटेगी कि एक ही गांव की घटेगी, सभी की कम हो रही है, जनसंख्या तो पूरे देश के हिसाब से चर्चा कर रहा हूँ। तो हमारा मुस्तरा का भाई कटोरा पकड़ करके जाएगा, चलो बघौरा के लोगों पे भीख मांग लिया, और बघौरा के लोग कटोरा पकड़ के आ रहे होंगे, मुस्तरा के लोगों में भीख मांगे, तो बीच में रोड पे कटोरा टकराएंगे आपस में, कटोरा युद्ध होगा। हो गया कल्याण। इसके ऊपर अगर आपका कोई पढ़ा लिखा बच्चा है, कोई पीएचडी करे, आज से 15 साल बाद जो संकट आने वाला है, इस संकट से कैसे बचेगा समाज, इसका उत्तर दे दीजिए आप। जो चाहे मैं आपके लिए करने को तैयार हूं। मैं आपके बीच में ये चर्चा क्यों कर रहा हूं, अगर इसके ऊपर गंभीरता से विचार नहीं किया, इस बात को अगर हमने नहीं समझा, इस चीज को कहीं गौर नहीं किया, कानून नहीं पढ़ा, संविधान नहीं पढ़ा, तो आप समझिए कि 15-16 साल बाद अब हम रोटी भी मिलने वाली नहीं है, और रोटी भी नहीं मिलेगी तो मिट्टी खा करके जिंदा रहेंगे। मैंने आज तक तो सुना नहीं। अब किसी पे कोई हो सकता है, कोई हो मंत्र हो वो मिट्टी खा करके जिंदा रहें। और जमीन भी मैंने ऐसा नहीं सोचा है कि जनसंख्या बढ़ रही है तो जमीन भी बढ़ जाएगी, यानी आज से 15 साल बाद कोई भी समाज हो जो पिछड़ गया है, उसकी बात कर रहा हूं, पिछड़ गया है, कोई भी समाज हो जो पिछड़ गया है, और वो समाज अगर 15 साल बाद रोटी खा करके बता दे, कोई थीसिस लिख दे, कोई पीएचडी करे कि ये समाज को हक मत दो, इस समाज को इकोनॉमी में आने मत दो, ये समाज को राजनीति से बाहर रखो, ये समाज जमीन में ही रहे, तो 15 साल बाद ये समाज क्या करेगा, इसका उत्तर ले लेना आप। और मैं आपके बीच में इस जवाब को चाहूंगा, पढ़े लिखे लड़के होंगे वो समझें। मैं उनसे नहीं कहूंगा जो बुजुर्ग है वो सोच रहे होंगे हमारी तो गुजर गई, अब 2-5 साल बची है, वो कह सकते हैं। लेकिन मैं और भी उनसे कहूंगा कि जो जिनकी उम्र 2-5 साल बची है, उनको अपने बच्चों के लिए प्रबंध करके जाना चाहिए। बच्चों को ऐसे ही छोड़ के नहीं जाना चाहिए कि बच्चे क्या करेंगे। और अगर ये बात आपने समझ ली तो आप सुनिए, अभी चर्चा चल रही थी, अभी हमारे बीच में कटारे जी ने कहा कि जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो पिछड़े वर्गों का आरक्षण 14% था। कमलनाथ जी ने आरक्षण को मालूम है कितना कर दिया, 27 कर दिया। और 27% आरक्षण जैसे हुआ, दूसरी विरोधी पार्टी के लोग पहुंचे कोर्ट में और उसको रुकवा दिया। क्या मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या पिछड़े वर्ग के लोग क्या बीजेपी को वोट नहीं देते हैं? तो वो रहम ही खा जाते कि हम तो कह रहे हैं कि पिछड़े वर्ग के बच्चों की नौकरियों के लिए किसी ने भी आरक्षण दे दिया है, किसी ने भी दिया हो, हमें क्या लेना देना, तो हमें रुकवाने के लिए जाना नहीं चाहिए था। अगर वो हमारे हितैषी होते
तो रुकवाने जाना चाहिए था। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ 14 का उन्होंने 27 किया, लेकिन फूल सिंह बरैया आपसे इस बीच में फ्लिप करके दे सकता है। तो इस बार हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुमत ला रहे हैं, और फूल सिंह बरैया को अगर इस सरकार में मौका मिला तो 27 भी नहीं, संविधान के अनुसार इनको 50% ज्यादा आरक्षण देने की सिफारिश करेगा। और ये मेरी लड़ाई रहेगी, ये लड़ाई रहेगी मेरी। क्यों रहेगी? कि जिसके जितने संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। जब मान लो 52% है पिछड़ा वर्ग, तो उसे हम 27 पे क्यों कहें? क्यों 27 की बात करें? जब 52 वाले को 52 मिले, 5 वाले को 5 मिले, 20 वाले को 20 मिले, तो उसमें पिछड़ा वर्ग के बारे में क्यों ऐसा सोचते हैं? लेकिन आप कहें कि पिछड़ा वर्ग क्यों आवाज नहीं उठाता है? पिछड़ा वर्ग तो मरीज है, उसको तो डॉक्टर देख करके बताएगा कि ये कैसे उठेगा। अपने आप कैसे उठ जाएगा? उठ जाएगा क्या? नहीं उठेगा। वो तो मरीज पड़ा हुआ है, अगर उसको नहीं उठाया गया तो उठने वाला नहीं है, और 15 साल बाद उसकी नैया डूब जाएगी। इसलिए डॉक्टर की हैसियत से फूल सिंह बरैया पिछड़े वर्ग को उठाने का काम करेगा, और इस धरती पर कोई रोकने वाला नहीं। जो लड़ाई लड़ेगा आगे चलेंगे। हाँ, ये बात है कि इतना जरूर देख लेना चाहिए कि मरीज तो हम हो गए हैं, लेकिन डॉक्टर जब दवा दे रहा है और डॉक्टर ये कह रहा है कि गोली ऐसे खाना है, तो गोली तो खा लेना चाहिए। इतना तो मान लेना चाहिए। मरीज है, मैं मानता हूँ, लेकिन डॉक्टर ने जब इंजेक्शन लगाया और कहा है बुखार मिटेगा, और डॉक्टर ने कहा है कि दवा ऐसे पीना है, ऐसे खाना है, तो डॉक्टर की बात मान लेना चाहिए। इसलिए फूल सिंह बरैया आपका डॉक्टर है, और मैं जैसा कहूँ वैसा बात करते हैं। जो काम आजादी से आज तक नहीं हुआ होगा, वो काम फूल सिंह बरैया आपके बीच में करके दिखा सकता। मैं कोई किसी के इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं इस पार्टी में हूं, मैं अपनी पार्टी कांसी राम जी के साथ था, आपको मालूम है। और मैंने क्या कहा था? अभी तो मायावती नहीं आई होती बीच में, अभी तक तो पिछड़े वर्ग के घरों में लड़के कलेक्टर आ रहे होते। आज ये डॉक्टर दिख रहा है, एक तो कलेक्टर बन के आ रहे होते। लेकिन चलिए, वो काम हो गया। हम तो हैं, लड़ाई लड़ रहा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, कितनी ताकत बढ़ गई कि इसी महलो विधानसभा में हमने गुर्जर समाज के लड़के विधायक बनाया कि नहीं बनाया, और फिर नरवरिया समाज को हमने बनाया। और आज भी मैं आपसे कह रहा हूं कि आप साथ दे दीजिए, हम इशारा करेंगे वही विधायक बनेगा, कोई दूसरा नहीं बनेगा। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। आप सहयोग दीजिए, और ये काम आपका करेगा, आपकी सेवा करेगा। जो हमारे बुजुर्गों की सेवा इनके बच्चों ने नहीं की होगी, जिन बुजुर्गों की देखरेख बच्चों ने नहीं की होगी, वो हमारा विधायक करेगा आपकी देखरेख। इसका गारंटी देता है फूल सिंह बरैया। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। ये मैं आपके बीच में क्यों कह रहा हूं? इसमें कोई राजनीति नहीं है। कोई आदमी भूखा मर रहा है, कोई बीमार है, बीमार को दवा देना क्या राजनीति है क्या? भूखा मर रहा है, उसको रोटी देना राजनीति है क्या? क्या जिसका हक नहीं मिला है उसको हक की बात करना राजनीति है क्या? मैं हक की बात कर रहा हूँ, भूखे को रोटी की बात कर रहा हूँ, प्यासे को पानी की बात कर रहा हूँ, हक है हक की बात कर रहा हूँ। और ये बात करना हमारी जरूरी है। नहीं तो मुझे बताओ, दुनिया में 200 देश है, 200 देशों का भी एक कॉमन लॉ क्या है? 200 देशों का। आपके घर में 4 बच्चे हैं, 10 बीघा जमीन है, 4 बच्चों में 10 बीघा जमीन, बताओ कैसे बटती है? 2.5 बटेगी कि नहीं बटेगी? क्या किसी बच्चे की 2.5 बीघा जमीन को छोड़ करके 3 में बांट दो, तो वो बच्चा क्या अपने भाई को देखता रहेगा क्या? अरे ये तो 2.5 बीघा छोड़ दिए, एक भाई का आप 1 फुट जमीन कम दीजिए, 1 फुट जमीन कम कर दीजिए एक भाई की। बंटवारा करते समय बंटवारा हो रहा है, और एक भाई के हिस्से में 1 फुट जमीन कम कर दी है, तो लाठी लेकर के अपने भाई का सर फोड़ देगा। फोड़ेगा क्या नहीं? लाठी लेकर के अपने भाई का सर तोड़ देगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, तो आपका हिस्सा खा रहा है कोई, तो उसका सर आप तो नहीं तोड़ते। क्या बात है? क्या है? क्या कोई रहम है? आपके बच्चे को कलेक्टर नहीं बनने दे रहा कि आपका दोस्त है?
आपके बच्चे को तहसीलदार नहीं बनने दे रहा है, क्या दोस्त है? आपके बच्चे को डॉक्टर नहीं बनने दे रहा, दोस्त है? आपके मालूमपुर में 1000 की फैक्ट्रियां हैं। इसमें कानून क्या कहता है मालूम? भारतीय संविधान भाग 16, भारतीय संविधान भाग 16 अनुच्छेद 340 डॉक्टर अंबेडकर की कलम से लिखा गया कि 1000 कारखाने, उसमें 500 कारखाने पिछड़े वर्ग के होने चाहिए। तो कोई नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो क्या आपका दोस्त मित्र है? वो जो आपका हिस्सा नहीं दे रहा है वो दोस्त है क्या? अरे चलिए, आगे दीजिए मौका, 4-5 महीना बचे हैं, रैली लेके चलेंगे और कहेंगे फीता डाल दो, 500 कारखाने हमारे को। चलिए, हम चलेंगे दिल्ली घेरेंगे और कहेंगे, आपको मालूम है पिछड़े वर्ग के कितने कलेक्टर होने चाहिए? आज बता आपको कितने कलेक्टर हैं? 750 कलेक्टर हैं इंडिया में। 750 से 2-4 ज्यादा, 750, ठीक। और भारतीय संविधान भाग 16 अनुच्छेद 340 डॉक्टर अंबेडकर की कलम की तौसीफ, कितने कलेक्टर हैं पिछड़े वर्ग के? कितने होने चाहिए? 450। कितने होने चाहिए? 450। लिख लो आप, कागज ना हो तो हथेली पर लिख लो। और 450 कलेक्टर अगर पिछड़े वर्ग के होना चाहिए, वो है कितने? 25, ठीक है। तो 350 का क्या खैरात में बांट रहे हैं क्या इतना ज्यादा हमारे पास व्यवस्था है क्या 1000 बीघा जमीन है तो हमें जरूरत नहीं है, लो हमारी तरफ से ले जाओ, तुम एक कलेक्टर ले जाओ, एक एसपी। और ये सारा का सारा जो मसला है, ये मैं कानून की बात कह रहा हूं। कौन से कानून की? जिस संविधान की शपथ लेता है प्रधानमंत्री, जिसकी शपथ लेता है मुख्यमंत्री, क्या कहता है मालूम है? कि संविधान में जो कुछ लिखा है मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं, इसका मैं पालन करूंगा। तू क्या पालन करेगा? इसमें लिखा है पिछड़े वर्ग के लड़के को आज ही कलेक्टर बना दिया, क्या पालन करेगा? और कोई ये कहे कि हमारा हक खा रहा हो उसके बारे में नहीं बोलना है। आपको कोई गाली दे रहा है, नहीं बोलना। आपको कोई लाठियां मारने आ रहा है, नहीं बोलना। आपके घर में घुस करके आपके भाई बहनों को मार रहा है, नहीं बोलना। आपकी बहन बेटियों को लाठी मार रहा है, नहीं बोलना। तो ये सहनशीलता नहीं, कायरता है। कायरता है कि नहीं? इतना मत आइए अंदर, इतना मत आने दीजिए। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि जब भी हम लोग बैठेंगे, जब आपकी इच्छा हो, हम दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे। लेकिन इतना ध्यान रखें, संविधान की किताब घर में रखें। मैं वैसे ही, मेरी इच्छा नहीं है लेकिन पूछ लेता हूं फिर भी। हमारे यहाँ भाई बहन बैठे हैं, कितने लोगों के घरों में संविधान की किताब है? जरा दिखा दी। नहीं, इसमें नरवरिया कितनी? नरवरिया आप बताओ, नरवरिया 1 2 3 4 5 6 7 8 नरवरिया, 10 11 12 लगभग 15 नरवरियों का। जिस दिन नरवरियों के घर में संविधान की किताब आ जाएगी, जिस दिन ये लड़ाई फूल सिंह बरैया नहीं, आपका बेटा खुद ही लड़ने लगेगा। ये मैं आपको दावे से कह रहा हूं। यह है संविधान की ताकत। और संविधान की किताब अगर आपके है, फिर आपसे ना कोई टकराएगा और ना ही आपको हक मांगने के लिए जाना पड़ेगा। सब कुछ उसमें लिखा है, पढ़ते ही सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए मैं आपके बीच में इस अवसर पर ज्यादा चर्चा मैं नहीं करना चाहता हूं। यही चर्चा मैंने की है तो मुझे जानकारी मिली कि राजनीति के ऊपर चर्चा बोलनी नहीं, करनी नहीं। तो मैंने राजनीति पर चर्चा की तो नहीं, मैंने तो हक अधिकार पर चर्चा की है। आपका कितना हक है, कितना लिखा है, लिखा रखा है, उसी पर मैं चर्चा करता हुआ और मैं कार्यक्रम की फिर से स्वास्थ्य शिविर की फिर से मैं धन्यवाद देता हुआ कि डॉक्टर साहब महीन जी, इन्होंने जो काम किया है ये काम बहुत गर्व का है, गर्व करने लायक है। ये काम होना चाहिए। पुण्यतिथि हो या मैं तो कह रहा हूँ कि ये लोग 13वीं करते थे,
13वीं के दिन आप 1000 लोगों को आप इलाज करा दीजिए, कम से कम उसमें 100 लोग ऐसे निकलेंगे कि उनकी दवा कोई नहीं कराता, ना उनका बच्चा कराता, ना उनके घर में पैसा है। अगर उनकी दवा अगर ऐसे हो जाए, इससे बड़ा धरती पर पुण्य दूसरा नहीं होगा। बस इतनी सी बात कह करके मैं आपसे विदा चाहता हूँ। सबसे धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।